स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग समावेशी शिक्षा के बुक का जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं सबको देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देख के चलेंगे ताकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा होता है बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए होते हैं, पूछे होते हैं, तो आप लोग बुक के सभी प्रश्नों को जितने भी क्वेश्चन दिए एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। सारे बुक के सारे प्रश्न को एक बार ज़रूर देख के एग्ज़ाम में जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि होती है, जो सामान्य बालक होते हैं उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 90 से 110 के बीच, सेकंड ऑप्शन है 80 से 90 के बीच, थर्ड ऑप्शन है 95 से 105 के बीच और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लाब्धि कितनी होती है, 90 से 110 के बीच में होती है। ये मैंने आपको कितनी बार बताया और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा है कि सामान्य बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। ठीक है, और अगर प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि पूछे तो 120 से अधिक होगी। ठीक है, और अगर टर्मन के अनुसार पूछे तो 140 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधिता का मापन किया जाता है। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनका किस प्रकार से मापन किया जाता है। पहला हमारा है दृष्टि क्षमता परीक्षण, सेकेंड ऑप्शन है हमारा स्टेनली चार्ट द्वारा, थर्ड ऑप्शन हमारा शैक्षिक सामग्री की असमर्थता द्वारा और डी ऑप्शन है हमारा उपर्युक्त सभी। देखिए, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनका मापन स्टेनली चार्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो स्टेनली चार्ट होता है उसके थ्रू दृष्टिबाधिता का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक विकार के प्रकार बताइए। देखिए, वाक विकार कितने प्रकार का होता है, वाक विकार के प्रकार बताइए। पहला ऑप्शन है 6, सेकंड है 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, 6। जो वाक विकार होता है वो कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लाब्धि कितनी होती है। देखिए, जिनकी भी बुद्धि लाब्धि सामान्य बालकों से अधिक 120 से अधिक हो, जिनका बुद्धि लाब्धि 120 से ऊपर होता है वो प्रतिभाशाली के अंतर्गत बालक आते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 120 से अधिक और टर्मन के अनुसार 140 होना चाहिए। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 से 75 बुद्धि लाब्धि वाले बालक कहलाते हैं। जिनकी बुद्धि लाब्धि 50 से 75 के बीच में होता है, जिनका IQ लेवल, वो बालक कौन से बालक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा अधिगम अक्षम बालक, सेकेंड ऑप्शन हमारा मंद बुद्धि बालक, थर्ड ऑप्शन है हमारा मूढ़ बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मूर्ख बुद्धि। ठीक है, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद बुद्धि। जिनका 50 से 75 के बीच IQ होता है वो बालक कैसे बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशिष्ट बालक को कितने प्रकार से विभक्त किया जाता है। जो विशिष्ट बालक है उनको कितने प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 4 प्रकार से। जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको 4 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ विशिष्ट सुविधाओं से वंचित बालक कहलाते हैं। देखिए, वे बालक जो अपने प्रगति हेतु सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उस बालक को हम लोग अपवंचित बालक कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अपवंचित बालक, सेकंड है कुंठाग्रस्त बालक, थर्ड है उपर्युक्त दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपवंचित बालक। जो बालक अपने विकास हेतु न्यूनतम सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं उसको अपवंचित बालक कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद श्रवण बाधिता का डेसिबल होता है। देखिए, इसमें आपको 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। एक पूछेगा मंद श्रवण बाधिता का डेसिबल, एक पूछेगा पूर्ण श्रवण बाधिता का डेसिबल। जो बच्चे पूर्ण रूप से श्रवण बाधित होते हैं उनका जो डेसिबल होता है वो 90 से 100 के बीच में होता है और जो मंद श्रवण बाधिता का डेसिबल होता है वो 75 से 69 के बीच होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 55 से 69 के बीच। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 55 से 69 के बीच। अगर पूर्ण श्रवण बाधिता का डेसिबल पूछे तो 90 से 100 के बीच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हो। देखिए, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रिया, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हो। यह कथन किसका है।
ये कथन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है हमारा क्रो एंड क्रो, सेकेंड ऑप्शन है हमारा हिबर्ट, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रिक और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हेबर्ट एंड फोर्नेस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, हेबर्ट एंड फोर्नेस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती? जो बालक आंशिक रूप से देखने में सक्षम होते हैं, मतलब उनको अगर कोई चीज़ बड़ा लिख कर दिखाया जाए तो वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, तो उनकी दृष्टि क्षमता कितनी होती है? ठीक है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कोई वस्तु 70 फीट की दूरी पे रखा है और उसको सामान्य बालक आसानी से देख ले रहा है। अगर किसी वस्तु को 70 फीट की दूरी पर रखा है, उसको सामान्य बालक आसानी से देख ले रहा है, और उसी वस्तु को अगर आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों को देखना हो तो वो उसी वस्तु को कितनी फीट पर देखेंगे? 20 फीट की दूरी पर। ठीक है, जो वस्तु सामान्य बालकों को 70 फीट पे दिखाई देती है, वही आंशिक रूप से देखने में सक्षम बालकों को 20 फुट की दूरी पे दिखाई देगी। ठीक है, अगर 20 फीट की दूरी पे रखेंगे तभी वो देख सकेंगे उस वस्तु को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20/70। ठीक है, जो वस्तु हम लोग 70 फीट की दूरी से देख सकते हैं, वही ये बालक कितनी फीट की दूरी पर देख सकते हैं? 20 फीट की दूरी पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, दृष्टिबाधिता बालकों हेतु अधिगम सामग्री है। पहला ऑप्शन है ब्रेल लिपि, सेकंड ऑप्शन है संकीर्ण सर्कट टेलीविज़न, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनके अधिगम के लिए हम लोग ब्रेल पुस्तक का उपयोग करते हैं। जो ब्रेल पुस्तक होता है उसमें जो अक्षर लिखे होते हैं वो उभार कर लिखे होते हैं, ताकि बच्चे उसको स्पर्श करके, उसको छू करके पढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं दृष्टिबाधित बालकों हेतु ब्रेल पुस्तक का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण है। देखिए ये सीटेट में क्वेश्चन पूछता है, फोनिन किससे रिलेटेड है? एक होता है मॉर्फिन। ठीक है, तो यहाँ पूछा है फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण उपयोगी है। पहला ऑप्शन है हमारा दृष्टिबाधित हेतु, सेकेंड ऑप्शन है हमारा श्रवण बाधित हेतु और थर्ड ऑप्शन है हमारा अधिगम अक्षमता हेतु, फोर्थ है उपयुक्त सभी। देखिए फ़ोन का यूज़ हम लोग फ़ोन वर्ड से याद किए रहिएगा। फ़ोन का यूज़ किस लिए करते हैं? किसी से बात करने के लिए, उसके बातों को सुनने के लिए। तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? श्रवण बाधित हेतु। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रवण बाधित हेतु। नेक्स्ट है हमारा गति अक्षमता के लिए सहायक उपकरण है। देखिए गति अक्षमता के लिए कौन कौन सा सहायक उपकरण है? पहला है व्हील चेयर, सेकेंड है हमारा वॉकर एवं कृत्रिम अंग जो नकली अंग लगाते हैं, या थर्ड ऑप्शन है हमारा उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो गति अक्षमता के वाले बालक होते हैं उनके लिए व्हील चेयर भी उपयोगी होता है, वॉकर भी होता है, कृत्रिम अंग भी होता है, नकली पैर लगा के बच्चे चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोरंजक अधिगम सामग्री का उपयोग होता है। जो मनोरंजन अधिगम सामग्री होता है उनका उपयोग किस लिए होता है? विकलांग बालकों हेतु, सेकंड ऑप्शन है हमारा अधिगम असमर्थी बालकों हेतु, थर्ड ऑप्शन है हमारा मंद बुद्धि हेतु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए मनोरंजन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो, जैसे ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहा हो, तो बच्चे को खेल के माध्यम से सिखाएंगे। बच्चा जिस माध्यम से सीखेगा उसको मनोरंजन करके सिखाएंगे, क्योंकि बच्चे खेल के माध्यम, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो खेल के माध्यम से चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम समर्थी बालकों हेतु। ठीक है, जो बच्चे अधिगम असमर्थी बालक होते हैं उनके लिए मनोरंजक अधिगम सामग्री का उपयोग होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहकर्मी शिक्षण की मध्यस्थता की रणनीति है। जो सहकर्मी शिक्षण होता है किसी मध्यस्थता की रणनीति है। पहला ऑप्शन है हमारा सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले छात्र, सेकंड है हमारा उच्च बौद्धिक एवं निम्न क्षमता वाले छात्र, थर्ड ऑप्शन हमारा उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए जो सहकर्मी शिक्षण होता है वह उच्च बौद्धिक एवं निम्न क्षमता वाले छात्र के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, व्यवहार को कोई दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। यह कथन किसका है? ठीक है, यह कथन कौन कहा है कि व्यवहार को कोई दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक
शोधकर्ता का नाम आवृत्ति है? तो यह कथन है पहला ऑप्शन है हमारा टेवर्स, सेकंड है किम्बल, थर्ड ऑप्शन है हमारा क्रो एंड क्रो और फोर्थ है हमारा ब्रिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रेवर्स। यह कथन किसका है? ट्रेवर्स का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सहकारी अधिगम के अंग है। जो सहकारी अधिगम होता है उसके अंग कौन कौन से हैं? पहला है खेल द्वारा अधिगम, सेकंड है हमारा सामूहिक अधिगम, थर्ड है हमारा शैक्षिक मेले एवं भ्रमण, फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। देखिए, जो सहकारी अधिगम होता है बच्चों को खेल खेल द्वारा सिखाया जाता है। बच्चे खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बच्चों को ग्रुप में अधिगम दिया जाता है। और सी ऑप्शन हमारा शैक्षिक मेले एवं भ्रमण, बच्चों को भ्रमण के लिए लेके जाया जाता है ताकि बच्चे जो चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं उसको जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक अधिगम किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? जो सामाजिक अधिगम होता है वो किस प्रकार की शिक्षा का साधन है? पहला ऑप्शन हमारा औपचारिक, सेकंड है अनौपचारिक, थर्ड है निरौपचारिक और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो सामाजिक अधिगम होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है, अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक प्रकार का होता है जो सामाजिक अधिगम होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ी सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? जो बड़ी सिस्टम है उसका सबसे पहले प्रयोग कब किया गया था? पहला ऑप्शन 1942 में, सेकंड है 1945 में, थर्ड है हमारा 1948 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1950 में। तो इसका राइट ऑप्शन है 1942 में। जो बड़ी सिस्टम है उसको सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स होते हैं? देखिए, जो ब्रेल लिपि होता है जो दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है उसमें कितने डॉट्स होते हैं? तो इस पहला ऑप्शन है हमारा 5, सेकंड है 7, थर्ड है 6 और डी ऑप्शन है 12। तो जो ब्रेल लिपि होता है उसमें 6 डॉट बने होते हैं। ठीक है, 6 डॉट बने होते हैं ब्रेल लिपि में। नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अब कि नेक्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा निर्देशन की प्रविधियाँ हैं। जो निर्देशन है उसकी प्रविधियाँ कौन कौन सी है? पहला ऑप्शन है हमारा प्रमापीकृत प्रविधियाँ, सेकंड ऑप्शन है हमारा अप्रमापीकृत प्रविधियाँ, थर्ड ऑप्शन है हमारा दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों प्रविधियाँ निर्देशन की प्रविधियाँ हैं। ठीक है, फर्स्ट और दोनों प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत दोनों। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है थ्रेस्टेंग का, बी ऑप्शन है रूथ स्ट्रिंग का, थर्ड है इंसमूर का और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी रूथ स्ट्रिंग का। यह कथन किसका है? रूथ स्ट्रिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परामर्श की प्रविधियाँ हैं। परामर्श की कौन कौन सी प्रविधियाँ हैं? पहला ऑप्शन है हमारा मधुर संबंध स्थापित करना, सेकंड है हमारा अवबोध निर्मित करना, थर्ड है हमारा व्याख्यान विधि और फोर्थ है हमारा ये सभी। देखिए, आप किसी को परामर्श देंगे तो उसके और आपके बीच में क्या होगा? मधुर संबंध स्थापित होगा। ठीक है, और अगर आत्मबोध निर्मित करना, व्याख्यान विधि, आप व्याख्यान से किसी को व्याख्या करके उसको परामर्श दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? हमारा परामर्श की प्रविधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशन के क्षेत्र हैं। जो निर्देशन होता है उसके कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन हमारा व्यक्तिगत निर्देशन, सेकंड है शैक्षिक निर्देशन, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। ठीक है, देखिए, जो निर्देशन होता है अगर किसी को गाइडेंस कर रहे हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है किसी एक व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए निर्देशन दे रहे हो। शिक्षा के रूप में भी हो सकता है, अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा में कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसको गाइडेंस करना तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। निर्देशन का क्षेत्र क्या है? दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परामर्श के प्रकार हैं। जो परामर्श है उसका कौन सा प्रकार है? मनोवैज्ञानिक,
परामर्श, नैदानिक परामर्श, मनोचिकित्सीय परामर्श या ये सभी। देखिए जो परामर्श होता है, मनोवैज्ञानिक भी परामर्श देते हैं, नैदानिक परामर्श होता है, मनोचिकित्सा जैसे आप किसी डॉक्टर को दिखाने गए तो आपको जो भी हुआ होगा डॉक्टर चेक करेगा उसका, फिर इसके बाद आपको परामर्श देगा कि कैसे आपको खाना खाना है, दवा कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी परामर्श के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुफ एवं कीफावार ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है। देखिए कुफ एवं कीफावार ने निर्देशन सेवाओं का वर्गीकरण कितने प्रकार में किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 4, सेकंड ऑप्शन है हमारा 5, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5। 5 प्रकार से इन्होंने वर्गीकृत किया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। देखिए निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ, परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा गेस्टाल्ट का, सेकंड है हमारा रोलोम का, थर्ड है हमारा इंसुमर का और फोर्थ है हमारा स्किनर का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्किनर। यह कथन किसका है? स्किनर का। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है। परामर्श एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज व सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है। यह कथन किसका है? देखिए यह कथन किसका है, किन्होंने ये बताया। पहला ऑप्शन है हमारा गेस्टाल्ट का, सेकंड है हमारा रुथ स्ट्रेंग का, थर्ड है हमारा जोन्स का और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन किसका है? यह कथन गेस्टाल्ट का है। ठीक है, परामर्श का एक सीखने पर आधारित प्रक्रिया है जो सहज एवं सामाजिक वातावरण में आमने सामने होती है। यह कथन गेस्टाल्ट का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि परीक्षण को सम्मिलित किया गया है। जो बुद्धि परीक्षण है उसको किस प्रकार से सम्मिलित किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा अप्रमापीकृत प्रविधियाँ, सेकंड है दोनों, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रमापीकृत प्रविधियाँ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रमापीकृत प्रविधियाँ होती है वह बुद्धि परीक्षण में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं हैं। जो समावेशी शिक्षा है उसमें निर्देशन और परामर्श सेवाएं किस प्रकार है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आत्मसूची सेवा, सेकंड है हमारा व्यवसायिक तैयार सेवा, थर्ड हमारा नियुक्ति सेवा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। जो आत्मसूची सेवा है, व्यवसायिक तैयार सेवा है, नियुक्ति सेवा है, ये सारे सेवा परामर्श, निर्देश और परामर्श की सेवाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे। पहला है हमारा मंडलीय मनोविज्ञानशाला कितने वर्ष से कम आयु वाले छात्रों को बाल निर्देशन प्रदान करता है? देखिए जो बाल निर्देशन होता है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 10 वर्ष, सेकंड है हमारा 12 वर्ष, थर्ड है हमारा 15 वर्ष और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। देखिए बाल निर्देशन है तो छोटे बच्चों को दिया जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 वर्ष के बालकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निर्देशन सेवाओं हेतु उपयुक्त मनोवैज्ञानिक को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता है। जो निर्देशन सेवाएं हेतु उपयुक्त वैज्ञानिक को तैयार करने के लिए प्रवेश अर्हता है, इस पहला ऑप्शन है हमारा एमएड मनोवैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है हमारा एमए शिक्षा शास्त्र और थर्ड ऑप्शन है हमारा एमएड और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ये सभी। देखिए जो एमए मनोवैज्ञानिक होते हैं, एमए शिक्षा शास्त्र वाले होते हैं और एमएड वाले होते हैं, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जो मनोविज्ञानशाला होता है उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन हमारा लखनऊ में, सेकंड ऑप्शन हमारा बनारस में, थर्ड ऑप्शन हमारा इलाहाबाद में और फोर्थ ऑप्शन हमारा कानपुर में। देखिए ये क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि मनोविज्ञानशाला कहाँ उपस्थित है, और ये क्वेश्चन हमारा टेट में भी पूछता है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में, ठीक है, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संबंधित है। जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होता है किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बेसिक शिक्षा से, सेकंड है माध्यमिक शिक्षा से, थर्ड है उच्च शिक्षा से और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान होता है वो बेसिक शिक्षा से संबंधित होता है, बेसिक एजुकेशन से संबंधित होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पाँचवा है हमारा, छात्रों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया? देखिए जो छात्र होते हैं उनको कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया गया? 2 प्रकार, 3 या 4 या 5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 2 प्रकार से, ठीक है। जो छात्र होते हैं उनको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे हमारे सामान्य बालक हो गए और विशिष्ट बालक हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति में अभिभावक से कितने प्रतिनिधि होते हैं? जो ग्राम शिक्षा समिति होता है अभिभावकों का, उसमें कितने प्रतिनिधि होते हैं? पहला ऑप्शन हमारा 4 प्रतिनिधि, सेकंड ऑप्शन है हमारा 5 प्रतिनिधि, थर्ड ऑप्शन है हमारा 2 प्रतिनिधि और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 3 प्रतिनिधि, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रतिनिधि। जो ग्राम शिक्षा समिति होती है उसमें अभिभावकों में 3 प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, जो ग्राम शिक्षा समिति होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। पहला ऑप्शन है ग्राम प्रधान, सेकंड है विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक, थर्ड है बेसिक शिक्षा अधिकारी, फोर्थ है अभिभावक। देखिए जो ग्राम शिक्षा होता है उसकी समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे क्योंकि ये यूपी टेट में भी कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के कितने प्रारूप माने जाते हैं? जो सामान्य विद्यालय परामर्श सेवा संगठन होता है उसके कितने प्रारूप माने जाते हैं? पहला ऑप्शन हमारा 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 प्रारूप माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर सरकारी संगठनों के वर्गीकरण में कितने आधार होते हैं? जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनके वर्गीकरण में कितने आधार होते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा समाज सेवा, सेकंड है शिक्षा, थर्ड है पर्यावरण सुरक्षा और फोर्थ है ये सभी। देखिए जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनको वर्गीकरण के कितने आधार होते हैं? उपर्युक्त सही, समाज सेवा के भी हो सकते हैं और शिक्षा के भी हो सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षा के भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? गैर सरकारी संगठन मतलब जैसे एनजीओ होता है। एनजीओ क्या है? एनजीओ में समाज सेवा भी होता है, शिक्षा भी प्रदान किया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा भी एनजीओ के माध्यम से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिला चिकित्सालय छात्रों की निम्न बीमारियों का निदान तथा उनसे संबंधित परामर्श देता है। जो जिला चिकित्सालय होता है छात्रों की निम्न बीमारियों का निदान तथा उनसे संबंधित परामर्श देता है। पहला ऑप्शन है वाक दोष, सेकंड ऑप्शन है श्रवण दोष, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जिला का चिकित्सालय होता है वो छात्रों को जांच करता है कि बच्चे में किस प्रकार का वो वाक दोष है या श्रवण दोष बालक किस प्रकार का बालक है, फिर उसका निदान करेगा, फिर उसको परामर्श देगा कि किस प्रकार उसको मतलब उसके दवा खान पीन का जो भी उसकी ज़रूरत की सुविधाएं होंगी, जो भी उसको ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें के लिए वो उसको परामर्श देगा, ठीक है। तो ये होगा दोनों प्रकार के बालकों के लिए, वाक दोष के लिए, श्रवण दोष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने 4 चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न को सबको देखे हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। आप इसको
बहुत अच्छे से करके जाइएगा। हो सके तो वीडियो 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए और याद हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए। ठीक है, और भी चैप्टर का इसी प्रकार कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।